सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन मैं राहुल चौधरी लेकर आया हूँ आज के लिए आपके लिए कुछ पोर्शन उससे आगे जहाँ तक अपनों ने पढ़ रखा है। सो उससे आगे अपन चलते हैं। लास्ट टाइम अपनों ने पढ़ा था हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी, जो हार्मोन्स थे उन हार्मोन्स का जो हाइपोथैलेमस है वहां से कैसे स्त्रावण होता है, वो कैसे वहां से बनता है, कैसे अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है और वहां जाकर उसका काम दिखाता है। ठीक है, अब उससे अगर अपन आगे बात करते हैं तो आगे बात करने पर अपने पता चलता है कि अब अपन नेक्स्ट एक एक ओरिजिनली ग्लैंड्स पढ़ेंगे। कौन सी ग्लैंड्स? पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बाद में हर इंडिविजुअल हार्मोन का उसका क्या इफेक्ट है, क्या उसके फंक्शंस है, एवरी पार्ट्स ऑफ बॉडी पर कैसे वो अपने फंक्शंस दिखाती है, वहां तक अपन पूरी तरीके से क्लियर कट एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ पढ़ेंगे। पढ़ने के साथ ये बात दिमाग में बिठा लेना, हर हार्मोन का आपको फंक्शन याद होना चाहिए। आप इस बात को जान लीजिए कि अगर आपने हार्मोन्स के फंक्शंस को एक्यूरेटली अपने दिमाग में बिठा लिया, एक्यूरेटली अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो इसका मतलब ये समझिएगा कि आपको पूरा एंडोक्राइन जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। इसका मतलब आपको कहीं पर भी ए टू जेड कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, अगर गलत हो जाए तो आप मेरे को उसको बता सकते हो कि सर यहां से गलत हुआ है। आपका 101% एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जब आप चीजें समझोगे, जब कभी भी है ना किसी भी चीज को पढ़ने के हिसाब से नहीं, और अगर आपको नोटसेट जैसी बड़ी एग्जाम्स देनी है और आपको अगर उसको क्लियर करना है तो पढ़ना नहीं है। इस बात को भूल जाओ कि आप पढ़ना है, अपने पढ़ना नहीं है। अब अपने को क्या करना है कि समझ विकसित करनी है। समझ विकसित का मतलब ये है कि नर्सिंग में 4 साल आप तो पढ़ चुके हैं, अब पढ़ना तो आप, मेरे को भी लगता है कि आप पढ़ना तो वापस चाहेंगे क्योंकि जॉब सबसे पहले चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करनी है, अपनी समझ विकसित करनी है। और उस समझ को विकसित करने के हिसाब से आपको पढ़ना है। तो अब जो अपन पढ़ेंगे उसको आपको पूरी तरीके से माइंडसेट में बिठाना है। ठीक है, उसको कैसे समझना है, क्या करना है, वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से हर हार्मोन के बारे में बताऊंगा। अभी मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में उसके बेसिक्स सब कुछ बताने जा रहा हूँ, उसके हार्मोन्स बताऊंगा, उसके पार्ट्स बताऊंगा। ठीक है, उसके बारे में उसकी जो जनरल एनाटॉमी है उसके बारे में बताऊंगा, जो उसका लोकेशंस है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओरिजिनली ये वो पार्ट्स हैं जहां से छोटी मोटी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। नोटसेट जैसे बड़ी एग्जाम्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे जब अपन चलेंगे इंडिविजुअल हार्मोन्स के साथ, इंडिविजुअल हार्मोन के साथ अगर छेड़खानी करेंगे तो क्या डिजीज होगी वो भी समझ में आएगा अपने को। ठीक है, तो वो चीजें भी समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को हर हार्मोन के फंक्शंस याद होना जरूरी है। अब मैं आपको यहीं से ए टू जेड जो एंडोक्राइन की बेस्ट डिजीजेस होंगी, जो कि पूरी तरीके से आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगी अगर आपने हार्मोन्स के फंक्शंस प्रॉपर तरीके से याद कर लिए। क्योंकि एंडोक्राइन पूरा का पूरा टिका हुआ है हार्मोन्स पे, और हार्मोन्स टिके हुए हैं उनके फंक्शंस पे। इसका मतलब ये कि अगर हार्मोन अच्छे तरीके से काम करेंगे तो वो डिजीज नहीं होगी, अगर कम काम करेंगे तो कम होगी, और ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा होगी। ठीक है, इतनी बेसिक बात समझ लीजिए। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। सो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, सबसे पहले अपन ग्लैंड ले रहे हैं कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब देखो पहली बात पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आप लगभग सभी जानते हैं। इसको कौन सी ग्लैंड बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। कौन सी ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब मास्टर ग्लैंड बोलने के पीछे कारण क्या है? बिकॉज इट कैन कंट्रोल, क्या कंट्रोल करती है? बिकॉज इट कैन कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ ऑल अदर बॉडी ग्लैंड्स। मतलब मतलब
बॉडी में जितनी भी बाकी सारी ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शंस जो है कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कैसे कंट्रोल करता है? एक एग्जांपल के तहत समझेंगे अपन। जैसे थायराइड हार्मोन की बात कर लेते हैं। सिंपल, थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, टीएसएच के कारण निकलते हैं। अब टीएसएच का लेवल अगर बढ़ जाए या घट जाए, कहां से बढ़ता घटता है? पिट्यूटरी से। अगर ये यहां से रिलीज करना कम कर दे या बढ़ा दे तो उसके हिसाब से फर्क पड़ सकता है। तो इसी हिसाब से ये दूसरी ग्लैंड्स की भी बाकी की क्या करता है? अफेक्ट करता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सेंट्रल पार्ट हो गया, सेंट्रल पार्ट होगा बाकी सारी ग्लैंड्स के। ठीक है, तो एक तो इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। एक इसका नाम होता है अकॉर्डिंग टू इसके लोकेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इसके लोकेशन के हिसाब से उसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। देखो इसके पीछे बोलने का कारण ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सिचुएटेड होती है, एक बोन होती है स्फिनोइड बोन। क्या नाम है इस बोन का? स्फिनोइड बोन, जो कि कुछ इस तरीके के आकार की होती है, कुछ इस तरीके की होती है। इसमें ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये यहां पर सिचुएटेड होती है। कहां पर? इस जगह पे। और ये जो गड्ढा बना, जो इस बोन में ये जो खड्डा है, इस खड्डे को बोलते हैं हाइपोफाइसियल, हाइपोफाइसियल फोसा। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसियल फोसा। इसके आधार पे इसका नाम क्या पड़ गया? हाइपोफाइसियल सेरिब्राई। ठीक है, उसके बाद पहली बात पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, दूसरी बात हाइपोफाइसियल सेरिब्राई बोला जाता है, तीसरी बात ये आपसे पूछूं कि ये बोन जो है सेरिब्राई, इस वर्ड से कुछ आपको आइडिया मिल रहा होगा कि कहां पर स्थित है। दैट मींस ब्रेन के आसपास कहीं ना कहीं नाम आपको खबर आ रही होगी। तो ब्रेन कौन सी कैविटी में प्रेजेंट है? तो सबको पता है सेरिब्रल कैविटी बोल सकते हो, ठीक है, सेरिब्रल कैविटी बोल सकते हो। सॉरी फॉर दैट वन। ठीक है, तो इसको ये कहीं ना कहीं वहां पर प्रेजेंट है। अगर ब्रेन में प्रेजेंट है तो कहां पर प्रेजेंट है? ये भी बात है कि ब्रेन में तो बहुत सारे पार्ट है, तो जो थर्ड वेंट्रिकल होता है उसके जस्ट पास में पाया जाता है। कहां पर? थर्ड वेंट्रिकल के पास। देखो ये बातें कहीं काम में नहीं आएगी, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन से बोन में प्रेजेंट होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसका वजन कितना होता है, इसका कलर कैसा होता है, क्यों होता है, और इसका डायमीटर क्या होता है। क्वेश्चन यहां से आएंगे, सिंपल बातें। ठीक है, आपको ये चीजें समझाने के लिए कि ब्रेन के पास है तो इसको कौन सी कैविटी में होगा, ठीक है, कहां पर होता है तो थर्ड वेंट्रिकल के पास में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है मास्टर ग्लैंड की बात करते हैं तो मास्टर ग्लैंड जो बोलते हैं हाइपोफाइसियल सेरिब्राई। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा कि इसको क्यों बोलते हैं, सबको बता रहे हैं। ठीक है, ये बातें सिंपल होती है इसके। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसकी एनाटॉमी अपन देखें, है ना, एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में आप सबसे पहले चलिए क्या क्या पढ़ते हैं एनाटॉमी में? कलर, वेट, कलर, वेट, साइज, कलर, वेट, साइज। ठीक है, और क्या होता है कलर, वेट, साइज के अलावा? कलर, वेट, साइज, एक होता है डायमीटर, डायमीटर साइज में ही आ जाएगा डायमीटर। ये एक होता है शेप, किस आकार की दिखती। ये चीजें अपने को क्या पढ़नी होती है ग्रोस एनाटॉमी में। किस, कौन सी एनाटॉमी में? ग्रोस एनाटॉमी में वो चीजें आती है जो सिंपल आपको ऊपर से दिखती है। दैट मींस कलर आप देख सकते हैं, तो देखो इसका कलर जो होता है वो रेड ब्राउन होता है। कौन सा कलर होता है? रेड ब्राउन या रेडिश कलर की होती है, रेडिश कलर की होती है। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर ये ऐसा ही, तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि ये सर ये रेडिश ब्राउन कलर की ही क्यों होती है? तो देखो इसके पीछे कारण ये है कि बिकॉज ऑफ हाई ब्लड सप्लाई, हाई ब्लड सप्लाई इन द सेंस इसको जो मिलने वाला जो ब्लड है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से ये रेडिश कलर की दिखती है। बिल्कुल सही बात हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेट। तो इसका जो वेट होता है, अगर आपको इसको देखोगे तो 500
माइक्रोग्राम। क्या है? 500 माइक्रोग्राम, दैट मीन्स 1 ग्राम का भी आधा ग्राम, यानी कि 0.5 ग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ESIC 2018 जो एग्जाम लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था ESIC का, उसमें। ठीक है, डायमीटर की बात करें तो डायमीटर बहुत छोटी होती है, 1 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो उसका। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, जिसमें 1153 का इसका डायमीटर होता है। अगर इसको डायमीटर में अगर आप लिखना चाहो तो 1153 ये डायमीटर आपको लिखना है। उसके बाद शेप के कारण, तो देखो इसका नाम क्या है? पिट्यूटरी। इसके नाम के आगे से ही इसको अपन बना देते हैं पी। पी का मतलब मटर, जिसे आप प्लीज बोल सकते हो। ठीक है, इसके आकार की होती है मटर के आकार। ये 4 चीजें आपने पढ़ ली, ये सिंपल हो गई। क्या क्या? कलर है रेडिश ब्राउन कलर की होती है, वेट 500 माइक्रोग्राम का होता है, साइज डायमीटर में अगर अपन देखें तो 1 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर, विड्थ लेंथ और हाइट विड्थ और लेंथ, हाइट विड्थ और लेंथ। ठीक है, उसके बाद शेप की बात करें तो पी शेप की होती है, दैट मींस मटर शेप की होती है। सो ये सिंपल। यहां से जो क्वेश्चन आया हुआ है मैं आपको बता दूं कि वेट के बारे में क्वेश्चन आया होगा, साइज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, शेप के बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, कलर के बारे में भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सो सिंपल 2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। अगर आप सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद सिंपल एग्जाम हुई तो इनमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद एक ये क्वेश्चन बन सकता है। ये 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जहां पर आपको ध्यान देना है। ध्यान देने का मतलब ये नहीं है, एक चीज सिंपल है, वजन सिंपल है, लेकिन याद रखना मेडिकल कोई छोटा वर्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत बड़ा सिलेबस है, तो आपको इस चीज को याद रखना। अभी आपको सुनने में सिंपल लग रहा होगा, हाँ सर याद नहीं, ये आपको जब पूरा मेडिकल पढ़ लोगे तो दिमाग में फिट होना चाहिए कि अपन पिट्यूटरी का नाम ले रहे हैं तो ये चीजें पहले दिमाग में आनी चाहिए, ये दोनों पहले दिमाग में आनी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर हाईलाइटेड करके बताया है कि ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है, अब अपन आगे चलें। सो आगे जाने के लिए आप देखिए, अब कहीं ना कहीं बात इसकी आएगी कि पार्ट्स की बात करेंगे। तो देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ओरिजिनली दो पार्ट्स में बटी हुई है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक भाग डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट पोर्शन। वो इंटरमीडिएट पोर्शन जो है वो अपने ह्यूमन बीइंग में अभी तक एक्टिव फॉर्म में नहीं देखा गया, लेकिन वो जितने भी एनिमल्स हैं उन एनिमल्स में वो एक्टिव फॉर्म है। तो अपने लिए एक्टिव फॉर्म कौन से? एक तो एंटीरियर, एक पोस्टीरियर। ठीक है, तो एंटीरियर को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं, ये देखें अपन। तो पार्ट्स की बात करें तो 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स। पहला एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखो एंटीरियर पिट्यूटरी, जैसे आपको बता दूं, जैसे ये हाइपोथैलेमस है और यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये इसका मिडिल पोर्शन है, इसको अपन एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, इसको अपन पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। ये आपकी स्फिनोइड बोन हो गई, ये आपका हाइपोथैलेमस हो गया। ये इससे कुछ तरीके से इससे इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी जुड़ा हुआ है ये कुछ वेसल्स से जुड़ा हुआ है। कौन सी? ये जो है वेसल्स से जुड़ा हुआ है, और उस वेसल्स का नाम है क्या? पोर्टल वेसल्स। क्या नाम है? पोर्टल वेसल्स। पोर्टल वेसल्स से जुड़ा हुआ है एंटीरियर पोर्शन ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। किससे? हाइपोथैलेमस से। ठीक है, तो इसी वजह से ये पोर्टल वेसल्स के जुड़े होने की वजह से इसको बोला जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? एडिनोहाइपोफाइसिस। और जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है ये कुछ न्यूरॉन्स के गुच्छों के द्वारा जुड़ता है,
और न्यूरॉन्स के गुच्छों के द्वारा जोड़ने की वजह से इसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, कोरिलेट कर पा रहे हैं तो साथ में थंबनेल भी देते जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसी का न्यूरो के बनने वाले, जैसे इसको क्या बोलते हैं, न्यूरल क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरल क्रस्ट। ये नाम सिंपल हो गया। ये कौन सा लोब, ये इंटरमीडिएटेड लोब, इंटरमीडिएटेड लोब, इंटरमीडिएटेड ये लोब। ये बात बिल्कुल सही तरीके से सिंपल वे में मैंने बताई है, जो कि इसका पोर्शन है। ठीक है, ये यहां पर दो पोर्शन। अब देखो यहीं पर ये बात आ जाएगी कि एंटीरियर पिट्यूटरी में ऐसा क्या है कि ये हार्मोन्स बनाती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऐसा क्या है कि ये हार्मोन्स बनाती है। तो मैंने आपको एक सिंपल बात बता रखी है। सिंपल फंडा ये है कि कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी टिश्यू हो, वो किससे मिलकर बना होता है, सेल से। तो इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी में भी कुछ सेल्स होती है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी कुछ सेल्स होती है। तो उन सेल्स के बारे में जान लें, वो सेल्स बता देगी कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसका मतलब ये कि आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सी सेल कौन से हार्मोन का स्त्रावण कर रही है या कौन से उसको बना रही है। तो आपको खबर पड़ जाएगी, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाँ इसके सेल्स कौन से में को पाए जाते हैं और कौन से में नहीं पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन एंटीरियर वाले का पढ़ेंगे और बाद में उसको मैं पोस्टीरियर वाले का पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों पार्ट बता दिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस। ए से अगर आप दोनों नामों में कंफ्यूजन हो, न्यूरोफाइसिस किसको बोलते हैं और एडिनोफाइसिस किसको बोलते हैं, न्यूरोफाइसिस किसको बोलते हैं और एडिनोफाइसिस किसको बोलते हैं, तो दोनों आपको समझ में आ जाएगा। ए फॉर एडिनो, ठीक है, हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर की आपको दिक्कत है ही नहीं, एक याद रह जाएगा तो दूसरे को ऑटोमेटिक आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये नाम याद रखने की जरूरत है। अब देखो यहीं से अपन बता देते हैं, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, इसमें सेल्स। ये वाला पोर्शन बहुत छोटा है, इसमें बहुत कम ग्लैंड्स होती है, बहुत कम सेल्स होती है। उस हिसाब से इसमें जो सेल्स पाई जाती है वो दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है। वो अपन सिंपल तरीके से इसको समझ लेंगे। पहले इसको समझ ले, तो एंटीरियर पोर्शन देखिए, ये एंटीरियर, जो एंटीरियर आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में समझिए दो तरह की सेल्स होती है। एक होती है क्रोमोफिलिक, एक होती है क्रोमोफोबिक। क्रोमोफिलिक, क्रोमोफोबिक, कुछ इन नामों से आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है। थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल माइंड का यूज कीजिए और सोचिए, क्रोमोफोबिक एंड क्रोमोफिलिक, क्रोमोफिलिक, ठीक है। थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का अगर जब सोचने लगेंगे तो क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्रोम दैट मीन्स कलर। फोबिक का मतलब डर होता है, फोबिया मतलब डर। क्रोम का मतलब वही कलर और फिलिक का मतलब घुलना। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों ही टाइप की सेल्स जो है 50-50% दोनों पाई जाती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सिर्फ घुलने से क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ये जो टाइप ऑफ सेल्स है, ये जो टाइप ऑफ सेल्स है, ये नॉन सेक्रेटरी होती है। क्या होती है? नॉन सेक्रेटरी होती है और ब्लड में घुलनशील नहीं होती, ब्लड में नहीं जाती, ब्लड में नहीं जाती। कलर इन द सेंस रेड कलर, दैट इज ब्लड। कलर इन द सेंस रेड कलर, दैट इज ब्लड। डर मतलब ब्लड में नहीं जाती, मतलब घुलती नहीं है। तो ये पूरी तरीके से इसका सपोर्टिव सेल्स होती है केवल ये। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको? सपोर्टिव सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही अपन इसकी क्रोमोफिलिक सेल्स पे जाते हैं, क्रोमोफिलिक कलर मतलब घुल जाती है, यानी कि रेड, रेड दैट मींस ब्लड, ब्लड में ये क्या हो जाती है? घुल जाती है। अब यही बात खत्म नहीं हो जाती। इस क्रोमोफिलिक सेल्स में भी दो टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती है। कुछ आप सिंपल तरीके से समझते जाएं, इसमें ये नॉन सेक्रेटरी होती है, ब्लड में नहीं घुलती, ये घुलती है, इसलिए इसके दो टाइप है। एक होती है एसिडोफिलिक, क्या होती है?
एसिडोफिलिक और एक होती है बेसोफिलिक। बेसोफिलिक अभी मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एसिडोफिलिक, बेसोफिलिक। अब ये ऊपर का मैं क्लियर करने जा रहा हूं, रफ कर देता हूं इसे। जो एसिडोफिलिक है, जो एसिडोफिलिक है या जो बेसोफिलिक है, बेसोफिलिक और एसिडोफिलिक, ये दो टाइप की जो सेल्स है। अब इनके नाम से आपको पता पड़ रहा होगा एसिड और बेस। एसिड बेस का मतलब समझते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब जब आप इसको देखेंगे, इसको जब आप समझेंगे, तो ये क्या चीज समझा रहा हूं मैं, ये समझा रहा हूं जब आप इसकी एसिड बेस स्केल देखेंगे तो उस एसिड बेस स्केल में आपको पता पड़ेगा कि एसिड किसे बोलते हैं, बेस किसे बोलते हैं। समझ रहे हैं? जैसे ये 0 पॉइंट है, बिल्कुल न्यूट्रल कंडीशन है, न्यूट्रल कंडीशन है। न्यूट्रल मतलब ना तो एसिड है और ना ही बेस है। यहां पर है 7 6 5 4 3 2 1 0, 8 9 10 11 12 13 और ये 14। जब इस स्केल को आप देखेंगे तो जो कंडीशन न्यूट्रल पोजीशन की है वो तो क्या होगी, बिना पीएच। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे पीएच का लेवल कम होगा, इसका मतलब मोर एसिडिक होगी। अगर इधर बढ़ेंगे तो मोर एसिडिक होगी, ठीक है। और इधर जाएंगे तो मोर एल्कलाइन होगी या बेसिक होगी, ठीक है। ये सिंपल तरीके से समझाने की बात है। एसिडोफिलिक मतलब वो सेल्स जो एसिड वाली कंडीशन में फिल होकर के अपना काम कर सकती है, और बेसोफिल का मतलब ये कि ये अपना काम जो है बेसिक एनवायरनमेंट में भी कर सकती है। इतना समझ लें, उसके बाद बाकी आपको आगे की तरफ समझ में आ जाएगा। अब देखो ये जो चीजें हैं ये समझाने के हिसाब से थी, आपको समझ में आ गई है। अब अपन आगे चलें, एसिडोफिलिक सेल्स कौन कौन सी होती है, बेसोफिलिक सेल्स कौन कौन सी होती है। तो देखो इस एसिडोफिलिक सेल्स में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आती है, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आती है। एक होती है मेमोट्रॉप्स, क्या होती है, मेमोट्रॉप्स, मेमोट्रॉप्स। और दूसरी होती है आपकी सोमेटोट्रॉप्स, क्या होती है, सोमेटोट्रॉप्स। देखो इनके नाम जो है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो उसमें आपको मेमोट्रॉप से मतलब पता पड़ जाएगा कि ये कहीं ना कहीं प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, कहीं ना कहीं प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उस प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सोमेटोट्रॉप, सोमेटो का मतलब मैंने आपको उसमें समझाया था कि सोमेटो का मतलब होता है ग्रोथ, और ग्रोथ इन द सेंस कहीं ना कहीं ये ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहा है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये दोनों हार्मोन्स के बारे में भी आपको पता पड़ गया कि ओनली एंटीरियर पिट्यूटरी के एसिडोफिलिक पार्ट से कौन कौन से हार्मोन, कौन कौन सी सेल्स, ये मेमोट्रॉप्स टाइप की सेल्स जो है वो प्रोलैक्टिन, सोमेटोट्रॉप्स टाइप की सेल्स जो है वो ग्रोथ हार्मोन। ये जो बेसोफिल है, ये जो बेसोफिलिक जो सेल्स है ये आपकी 3 टाइप की सेल्स ये करती है। एक आता है थायराइडोट्रॉप्स, थायराइडोट्रॉप्स दैट मींस थायराइड हार्मोन, ठीक है, आपको समझ में आता जाएगा। एक आता है कॉर्टिकोट्रॉप्स, एक आता है कॉर्टिकोट्रॉप्स, ठीक है, समझ में पड़ रहा है आपको, थायरोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स, और एक आता है लास्ट में गोनेडोट्रॉप्स, गोनेडोट्रॉप्स। इसका मतलब ये जो बनाएगा T3 T4 या T3 T4 हार्मोन्स के बारे में बात करेगा। ये जो बात करेगा ये आपके कहीं ना कहीं स्टेरॉइड हार्मोन की बात करेगा। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोला आपने, तो ये अपन कॉर्टिकोस्टेरॉइड यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पर गोनेड्स की बात वाली है तो FSH और LH की बात हो गई। तो ये जो हार्मोन्स है किस हिसाब से बने, किस सेल के थ्रू बने, ये 2 टाइप की सेल्स है,
एसिडोफिलिक, बेसोफिलिक। इसमें दो सेल्स पाई जाती है, एक को बोलते हैं मेमोट्रोप्स, एक को बोलते हैं सोमेटोट्रोप्स। इसमें 3 टाइप्स की सेल्स पाई जाती है, जिसमें एक को गोनेटोट्रोप्स, कॉर्टिकोट्रोप्स और थायरोट्रोप्स। ये बहुत सिंपल तरीके का एक क्लासिफिकेशन है जो आपको सिंपल करता है कि कौन सी सेल से कहां से हार्मोन निकल रहा है और उस हार्मोन्स का जो करने वाली सेल्स का नाम क्या है। ये बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे पता भी पड़ गया है कि कौन सा हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है। तो आप देखेंगे तो जीएच हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, T3 हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जितने भी आएंगे, एफएसएच, एलएच वो भी आएंगे। साथ में एक हार्मोन और है जिसको बोलते हैं एमएसएच यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहीं ना कहीं ये भी पार्ट ऑफ एंटीरियर पार्ट से ही निकलता है, इसलिए 1 2 3 4 5 और 6 ये 6 हार्मोन्स ऐसे हैं जो कहां से निकलते हैं। इसका कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलो या एसीटीएच बोलो, ठीक है, एक ही बात है। एसीटीएच बोलो या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलो, एक ही बात है। तो एक यहां से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये 6 हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के हो चुके हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अब अपन बात करते हैं, ठीक है। देखो सिंपल तरीके से आप इसको लोड नहीं लें, ये बहुत इजी वे में मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूं। जैसा आपको पढ़ा रहा हूं बस उस चीज को आप थोड़ा सा माइंड में रखें और ज्यादा उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। कभी भी ना तो पढ़ाई को और ना ही किसी इंसान को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें बहुत अपने लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। तो इस बात को समझ गए होंगे आप कि कैसे अपने को पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अब जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो इसमें केवल 2 टाइप की सेल्स पाई जाती है। 2 टाइप कौन कौन से, एक होती है अनमाइलिनेटेड, एक होती है अनमाइलिनेटेड और दूसरी होती है पिट्यूटिसाइड्स, पिट्यूटिसाइड्स। ये 2 टाइप्स की सेल्स पाई जाती है। अब ये अनमाइलिनेटेड जो सेल्स हैं यही पूरा काम पोस्टीरियर पिट्यूटरी का देखते हैं, यही पूरा काम जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का देखती है। तो इसकी मतलब यहां से जो निकलने वाले हार्मोन है वो है एडीएच और एक है ऑक्सीटोसिन, एक एडीएच और दूसरा ऑक्सीटोसिन। ये वही क्रोमोफोबिक सेल की तरह है जो नॉन सेक्रेटरी थी और साथ ही साथ वो केवल सपोर्टिव सेल्स थी। अब आप देख लीजिए 6 हार्मोन तो वो 7वां और एक 8वां, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन थे वो मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं। सो देखो नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिंपल थिंग की। एक चीज और आती है इसमें कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। कुछ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का इन सेंस ये बनता है किससे है, कब बनता है और कब कंप्लीट होता है। ये 3 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं आपसे। बेसिक क्वेश्चन से ज्यादा कोई इतना इसमें लोड लेने वाली बात नहीं है। कहाँ से बनता है, कहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है। तो पहली चीज ये कौन से वीक पे बनना स्टार्ट होता है, तो 4th वीक पे। कब, 4th वीक पे। और इसका जो डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है वो 17th वीक पे, 17th वीक पे, ठीक है। ये 2 बातें आप याद रख लो। बाकी इसका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं एक्टोडर्म से होता है। कहां से, एक्टोडर्म, जो जर्म लेयर होती है उसका जो एक्टोडर्म है वहां से ये बनती है, ठीक है। अब इसमें जो जर्म लेयर है, आपको जर्म लेयर में पढ़ाऊंगा पूरी तरीके से कि जर्म लेयर कैसे बनती है, वो ओबीजी वाला पोर्शन है। तो इतना क्वेश्चन याद रखें कि कभी क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में। बाकी इसका मेरे को बहुत कम रैपिड चांसेस इसके होते हैं कि कब बनना स्टार्ट होती है। तो एक तो ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन मेरे को ज्यादा लग रहे हैं कि इनमें से आ सकते हैं। बाकी ये वाला 17th वीक जो है ये नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जब डिलीवरी से पहले, जब बच्चा मां के वुंब में ही, तब इस पिट्यूटरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कैसे हुआ फ्रॉम द एक्टोडर्म सेल कौन सी, एक्टोडर्म सेल। कब हुआ, 4th वीक ऑफ गेस्टेशन पे स्टार्ट हुआ। कब कंप्लीट हुआ, 17th वीक ऑफ
गस्टेशन तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये बेसिक्स है। ये यहां से जितना भी क्वेश्चन आने के लायक थे वो मैं आपको साथ साथ में समझाता गया। अब अपन चलते हैं एक एक हार्मोन के बारे में पढ़ते पढ़ते। सबसे पहला जो हार्मोन मैंने आपको बताया, सबसे पहला जो हार्मोन मैंने आपको बताया वो हार्मोन था सोमेटोट्रॉप्स सेल से बनने वाला कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन, यही बताया। तो अपन अब बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। अब देखो, ये जो ग्रोथ हार्मोन है, मैं आपको एक एक चीज इसके बारे में बताने जा रहा हूं। पहला, प्रोटीन बेस्ड हार्मोन। क्या है? प्रोटीन बेस्ड हार्मोन। देखो, प्रोटीन बेस्ड हार्मोन की एक स्पेशल बात बता देता हूं। अगर आपको ये ग्रोथ हार्मोन सिंथेटिक फॉर्म में कहीं बाजार में अवेलेबल होता है तो इसको आपको ध्यान रखना है कि सूरज की रोशनी में नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन से बना हुआ है। ये जो है अगर टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी, ये काम नहीं करेगा। और जब प्रोटीन से बना हुआ है तो इसका मतलब इसको कौन से डिग्री सेल्सियस पे, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे अपने को क्या करना है, इसको स्टोर रखना है। ग्रोथ हार्मोन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर रखना है। समझ गए? पहली बात। दूसरी बात, ग्रोथ हार्मोन उन ऑर्गन्स पे काम नहीं करता, ठीक है, सुनना इस बात को सही से, जो कि डेड सेल्स है। डेड सेल्स इन द सेंस नाखून, समझ रहे हैं, हेयर, 2 चीज तो ये होगी। एंड आगे बोल रहा हूं कि उन ऑर्गन पे काम नहीं करता जो एक तो डेड सेल है, डेड सेल्स, नाखून, हेयर एंड ब्रेन और जेनिटल ऑर्गन। ठीक है, कहां काम नहीं करता? 4 चीजें आएंगी, 1 2 3 और 1 4। ब्रेन सबसे पहली, ठीक है, जेनिटल ऑर्गन, हेयर और नेक्स्ट एक चीज और है। हेयर हो गया आपका नेल्स, यस, नेल्स। ठीक है, तो हेयर हो गए, नेल्स हो गए, जेनिटल ऑर्गन हो गया और ब्रेन हो गया। इन जगहों पर ये काम नहीं करता। देखो, ब्रेन के लिए, ग्रोथ के लिए क्या क्या जरूरी है, ये भी आएगा, लेकिन आपको इसको कोरिलेट करना आना चाहिए। क्या कोरिलेशन करना है अब समझिएगा। आपसे क्वेश्चन मान लो एज यूजुअल अपने यहाँ पर एक तरीके से ये मान के चलो कि ये नहीं होता इंटरव्यू, बहुत अच्छी बात है। अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन होता तो ये क्वेश्चन होता, क्या कि अगर ग्रोथ हार्मोन जो है पूरी बॉडी पे काम करता है तो ब्रेन का विकास 5 साल तक ही क्यों माना जाता है? ठीक है, समझना। हेयर्स जो कि बढ़ते हैं उनकी ग्रोथ अकॉर्डिंग टू बॉडी के हिसाब से क्यों नहीं होती है? तीसरी चीज, नेल्स जो कि डेड सेल्स हैं या जो हेयर्स जो कि डेड सेल्स हैं, इन पे ग्रोथ हार्मोन काम क्यों नहीं करता? ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन बनता कि अगर इन चीजों का अगर ग्रोथ हार्मोन से नहीं होता है तो किससे होता है? तो ये कोरिलेशन आपको कैसे समझ में आएगा? जब मैं आपको टायरोसिन कंटेनिंग पढ़ाऊंगा, उसमें कहीं ना कहीं अमाइनो एसिड्स का नाम आएगा, कहीं ना कहीं वो ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। T3 T4 हार्मोन के वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कैसे। ठीक है, तो आप इस चीज का अभी ये ध्यान रखें कि ग्रोथ हार्मोन ये एक्सेप्शन है कि इन पे ये काम नहीं करता। अगर न्यूरॉन्स पे काम करता तो आज तक आदमी आइंस्टाइन का बाप होता। पहली बात। जेनिटल ऑर्गन का मैं आपको नहीं कुछ बोलूंगा क्योंकि इसमें आप समझदार हैं, पहली बात। दूसरी, हेयर की बात करें, अगर हेयर पे ग्रोथ हार्मोन का वर्चस्व होता तो आप सोचिए आपके बाल कितने बड़े होते। नेल्स की अगर आप बात करें तो नेल्स पे अगर ग्रोथ हार्मोन
होता, वर्चस्व होता, तो आपको दिन प्रतिदिन नहीं, प्रत्येक घंटे या प्रत्येक 2 या 3 घंटे में आपको नेल्स कट करनी पड़ती। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन अगर होता, समझ रहे हैं, अगर इन पे काम करने के लिए, इसलिए इसको एक्सेप्शन आपका ध्यान रखेंगे, इस चीज का एक्सेप्शन आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इन सभी को छोड़कर बाकी बॉडी ऑर्गन पे ये क्या करता है, बाकी बॉडी की ग्रोथ करता है, इसलिए कंप्लीट बॉडी की ग्रोथ करता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन बोला गया है। सोमेटोट्रॉफिन या फिर सोमेटोट्रॉफिन हार्मोन बोला गया है। इसको क्या बोला गया है, सोमेटोट्रॉफिन हार्मोन। क्या बोला गया है, सोमेटोट्रॉफिन। सोमेटिक का मतलब होता है फिजिक, क्या होता है, फिजिक, और फिजिकल मतलब अपनी बॉडी से बात हुई। ठीक है, तो फिजिक ग्रोथ कराने के लिए भी कहीं ना कहीं ग्रोथ हार्मोन भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ग्रोथ हार्मोन कहां से रिलीज होता है, सोमेटोट्रॉफ सेल से। ग्रोथ हार्मोन के लिए जिम्मेदार ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ। कहां पर आया, जो सोमेटोट्रॉफ सेल थी उस पे, वहां से ग्रोथ हार्मोन क्या हुआ, रिलीज। अब बात आती है कि ये रिलीज होता है तो कब होता है और कब नहीं होता। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं ग्रोथ हार्मोन के रिलीज होने के लिए कुछ फैक्टर जिम्मेदार हैं। उन फैक्टर को अपन समझते हैं, समझिएगा कि कब ऐसी कंडीशन है या कौन सा ऐसा टाइम है जहां पर ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा रिलीज होता है, सबसे ज्यादा रिलीज होता है। तो देखिए, ये ग्रोथ हार्मोन है, इसके रिलीजिंग फैक्टर जो हैं, रिलीजिंग फैक्टर एक तो हो सकता है बढ़ाने वाला, एक हो सकता है घटाने वाला, दो ही चीज हो सकती है। देखो, बढ़ाने के वाले की बात करूं तो मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट होता है। पहली बात, मॉर्निंग टाइम का मतलब ये कि 3 से 4, अर्ली मॉर्निंग जिसे अपन बोलते हैं, अर्ली मॉर्निंग 3 से 4 बजे का जो टाइमिंग है, जो सबसे बेस्ट टाइम फॉर द ग्रोथ हार्मोन के रिलीजिंग के लिए 3 से लेकर 4 बजे का तक का टाइम। एक तो अपन क्या लिखेंगे, 3 से 4 AM का जो टाइम है, बेस्ट फॉर दैट। ठीक है, इसी को बोलते हैं थर्ड और फोर्थ फेज ऑफ NREM। NREM का मतलब यह होता है कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसका मतलब यह होता है कि स्लीप जो होती है, नींद, उसकी कुछ साइकिल्स होती है, रैपिड मूवमेंट, स्लो रैपिड मूवमेंट, ऐसी उसकी साइकिल्स होती है। उस साइकिल की थर्ड और फोर्थ फेज जो कि बोलती है क्या, NREM, नॉन रैपिड मूवमेंट जो स्लीप होती है, उसकी जो थर्ड फोर्थ फेज होती है, उसमें सबसे ज्यादा रिलीज होता है। पहली बात हो गई। एक कंडीशन हो जब आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम हो जाए, तब भी ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। एक कंडीशन हो ग्रोथ हार्मोन, जब आपके शरीर में क्या हो, स्टारवेशन की कंडीशन पे हो, आप उपवास हो, उस समय भी ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। अभी इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों बढ़ेगा, है ना, ये ग्रोथ हार्मोन कम बढ़ गया है तो क्यों बढ़ेगा, ये भी समझाऊंगा आपको। उसके बाद बात आती है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो और कब बढ़ता है। एक कंडीशन होती है हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, उस समय भी क्या होता है, आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज के लेवल को भी बढ़ाता है, तो जी हाँ, क्या, जी हाँ। ठीक है, अब कैसे बढ़ाता है ये अपन आगे समझेंगे, अभी फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, ये हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो गई, स्टारवेशन हो गया, ग्रोथ हार्मोन का ये डिक्रीज हो गया, थर्ड फोर्थ फेज ऑफ NREM हो गया, 3 से 4 बजे का टाइम हो गया। ठीक है, एक बात और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में अटक रही है, जो कि एक बुक में मैंने देखी थी। ठीक है, और उसका सीधा सिंपल मीनिंग था
कि ये जो अपन बोल रहे हैं ये थर्ड फोर्थ फेज, ये इसको पूरी तरीके से गलत कर देता है। अगर मैं वो पॉइंट आपको लिखवाऊं जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, तो वो पूरी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है इसको गलत कर देगा। तो इनिशियल फेज ऑफ स्लीप, अब ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से गलत है, या इनिशियल फेज बोलो या स्टेज बोलो एक ही बात है, ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का बढ़ना 2 से लेकर 6 बजे के बीच में स्पेशली टाइम होता है, उस समय ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए अपना ये वाला राइट रहेगा, ये वाला अपन नहीं लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं अगर आपको बुक में दिख जाता है तो ऐसा नहीं कि आप सब आपने नहीं पढ़ाया, मैंने बुक में ऐसा लिखा था, ठीक है। ये कंडीशन वो है जब क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा। देखो यहाँ पर कौन सा पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, कौन सा जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है कि बढ़ाना है आपको, पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या है, बढ़ाना है। अब देखो बढ़ने की बात करें, किसी पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए, क्या ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद और कोई कंडीशन ऐसी जिसमें आप लोगों को लगता हो कि ग्रोथ हार्मोन, देखो सिंपल बताओ कि क्या ऐसी और कोई कंडीशन है जब ग्रोथ हार्मोन का बढ़ना जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, कम पड़ जाए, ऐसा कोई है कंडीशन, ऐसी और कोई कंडीशन है क्या? एक कंडीशन और है जो कि ये बोलती है कि अगर आपके शरीर में इंक्रीज फैटी एसिड लेवल, अगर फैटी एसिड का लेवल भी अगर बढ़ जाता है शरीर में, तो ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है फॉर द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये 2 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के लिए बोला गया है कि डिक्रीज कब होता है, तो लेट स्टेज ऑफ स्लीप बोला गया है, लेट स्टेज ऑफ स्लीप, है ना। अब देखो ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं गलत हो रहा है कि डिक्रीज कब होता है, तो लेट स्टेज ऑफ स्लीप। पर जिस हिसाब से आप लोग आगे इन चीजों को कोरिलेट करेंगे, उसके हिसाब से मुझे ये बेटर आंसर लगा, ठीक है, कि ये इंक्रीज कब होता है, तो 3 से 4 बजे के फेज जो एनआरईएम स्लीप है उसमें होता है, बढ़ता है, और इनिशियल फेज वाला जो था वो गलत है। मेरे हिसाब से लिखने वाले ने कहीं ना कहीं मिस्टेक इधर से उधर करके दी थी, क्योंकि लेट स्टेज ऑफ स्लीप ये है राइट, और फर्स्ट इनिशियल स्टेज ऑफ स्लीप ये है, क्योंकि ग्रोथ इनिशियल स्टेज का समय उस समय मेरे हिसाब से कम निकलता है, क्योंकि यही सही आंसर है, ठीक है। तो वो लेट स्टेज वाला स्लीप का अपन हटा देते हैं, ठीक है। अब ये 2 जो एक्सेप्शन थे जो कहीं आपको दिख जाए, तो इसलिए बताए, ऐसा नहीं कि सबने ऐसा बताया था इसलिए ये सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये हो गई आपकी इसके फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई बंदा अगर स्टारवेशन, दैट मींस अगर आपने क्या कर रखा है, आपने पूरी तरीके से ये कर रखा है अपना उपवास की कंडीशन में है आप, तो उस समय आप क्या करेंगे, उपवास की कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ हार्मोन का लेवल 3 से 4 बजे के आसपास ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं बढ़ा लेना है इस चक्कर में कि इससे पूरी बॉडी का विकास होता है, ठीक है। अब आती है बात फंक्शंस की, किसकी, फंक्शंस की। तो देखो फंक्शंस की बात अपन करेंगे तो फंक्शंस कहां पर होते हैं अपनी शरीर में, इसका हार्मोन का इफेक्ट कहां पर दिखता है, ग्रोथ हार्मोन कैसे अपनी बॉडी में काम करता है, इन चीजों को लेकर अपन 3 बातें याद रखेंगे। अब जो भी हार्मोन आएगा उसके बारे में मैं आपको हर चीज के लिए एक सिंपल तरीका बताऊंगा। पहले वहां पर जहां पर जिन चीजों से ग्रोथ बॉडी की बढ़ सके, वो चीजें क्या क्या हैं, प्रोटीन खाएंगे तो शरीर की बढ़ेगी वृद्धि, बिल्कुल बढ़ेगी। ग्लूकोज शरीर में ज्यादा होगा तो क्या शरीर की ज्यादा वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। क्या आपके शरीर में अगर फैट टूटेगा तो ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि फैटी एसिड जो है वो आपके शरीर का कहीं ना कहीं, आपको पता है कि फैटी एसिड जो है, जो कि फैट है,
क्योंकि हार्ट है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उसकी एनर्जी फैट से मिलती है। तो ध्यान रखिएगा कि इस हिसाब से वो चीजें जो मैंने बोली है उनको तीन अपन एक लैंग्वेज में रखेंगे कि ये सबसे पहले कहां पर इफेक्ट दिखाता है। तो देखो इसका इफेक्ट ऑन प्रोटीन क्या लिखेंगे, इफेक्ट ऑन प्रोटीन। तो क्या करता है अब आप ही बता दीजिए, प्रोटीन को तोड़ेगा कि प्रोटीन को बढ़ाएगा, प्रोटीन को बढ़ाएगा। तो हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट। CHO मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं। C2H6O, C6H12O6 ये होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो कि एक तरीके से ग्लूकोज, ठीक है ना। इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट। सो इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बोला कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है। अब देखो दो तरीके हैं, या तो शरीर पूरे शरीर में जहां पे भी ग्लूकोज यूज हो रहा है उसका उपयोग को बंद कर दे तो ब्लड में ऑटोमेटिक ग्लूकोज के लेवल का बढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर कोई नया ऐसी प्रोसेस कर दे जिसके थ्रू नया ग्लूकोज बनने लग जाए। तो नया ग्लूकोज बनाने के लिए ग्रोथ हार्मोन जिम्मेदार नहीं है। नया ग्लूकोज बनाने के लिए तो ग्रोथ हार्मोन जिम्मेदार नहीं है, बट ये क्या करता है कि बॉडी में दूसरी जगह जहां पर भी ग्लूकोज यूज हो रहा है, जैसे पेरिफेरल जो भी यूटिलाइजेशन हो रहा है ग्लूकोज का, उसको क्या करवा देता है, बंद करवा देता है। तो इट डिक्रीज द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये क्या करेगा, उसके बाद ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट ऑन फैट। मैंने आपको बोला कि एनर्जी ज्यादा जरूरत है, तो एनर्जी कहां से मिलेगी, फैट से। अब फैट ज्यादा होगा तब मिलेगी, फैट ज्यादा टूटेगा तब ज्यादा मिलेगी। तो जब फैट ज्यादा टूटेगा इसका मतलब इट ब्रेक डाउन द फैट को तोड़ रहा है एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स जो कि क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये तीन काम इसके, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। अब देखो प्रोटीन का इंपॉर्टेंस समझो। प्रोटीन बढ़ेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को ये बढ़ाएगा। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है तो अपने बॉडी के जो टिश्यूज है उनको बनाने में मदद मिलती है। जब प्रोटीन आप मसल्स बनाते हैं, मसल्स कैसे बनती है, प्रोटीन शेप। आपको सबसे बोला जाता है कि प्रोटीन शेप करिए, तो प्रोटीन शेप को पीजीएस का मतलब यही है कि प्रोटीन मसल्स बनाने में काम आता है। तो क्या ग्रोथ हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो डिक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन। जितनी आपके शरीर में एनर्जी होगी उतना आप वर्कआउट करेंगे, और जब वर्कआउट करेंगे तो उसमें प्रोटीन की भी जरूरत होगी। तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी कर रहा है, साथ में इसका भी कर रहा है। वर्कआउट कीजिए कितना कर सकते हैं। आपको लगता है कि इससे भी कम बढ़ रहा है आपको एनर्जी, तो आपको मैं फैटी एसिड भी दे रहा हूँ, वो फैटी एसिड भी आपको क्या करेगा, एनर्जी देगा। आप बस वर्कआउट करते रहिए और अपनी बॉडी को ग्रोथ में लाइए। इन तीनों चीजों को समझ गए तो ग्रोथ हार्मोन से होने वाली बहुत सारी बीमारियां जो है सिंपल तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बोन, इफेक्ट ऑन बोन। ये आपको स्पेशल याद रखना है, इफेक्ट ऑन द बोन। क्या है, बोन। देखो प्रोटीन है, टिश्यू बन रहे हैं, इसका मतलब सारे ऑर्गन, जितना आप सारे ऑर्गन यानी कि ग्रोथ हार्मोन सारे ऑर्गन बनाने में भी हेल्पफुल है, ठीक है। ऑर्गन बन गए, ब्रेन को छोड़ दिया, जेनिटल ऑर्गन को छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हेयर्स को छोड़ दिया और नेल्स को छोड़ दिया। ये चार चीज तो अपन ने छोड़ दी। अब बात हो गई प्रोटीन की, तो ये यहाँ पर जो प्रोटीन बन रहा है तो टिश्यू भी बनेंगे, क्योंकि प्रोटीन तो सेल्स बनाने में काम आती है, सेल्स टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू उसके बाद ऑर्गन बनता है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे सारे ऑर्गन का भी मेंटेनेंस रखता है। उसके बाद बोन बचती क्या है शरीर में, केवल उसके बाद बोन ही बचे, क्योंकि बार बार
चीजें हट गई है, जेनिटल ऑर्गन हट गए, हेयर हट गए, नेल्स हट गए, ब्रेन हट गया, बचा क्या केवल बोन। अब बोन पे इफेक्ट ये क्या करता है कि दो सेल्स होती है, कौन कौन सी, ओस्टियोसाइट्स। कौन कौन सी दो सेल्स होती है, ओस्टियोसाइट, एक तो ओस्टियोसाइट्स होती है और एक होती है ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट। इन दो सेल्स पे, ठीक है, इन दो सेल्स पे ये क्या करता है, काम करता है। साइट्स वो सेल्स होती है जो कि बोन निर्माण में काम करती है और ओस्टियोब्लास्ट वो सेल्स होती है जो कि क्या करती है, बोन के डेंसिटी को मेंटेन करती है। देखो एक तो ग्रोथ बढ़ा रही है, डेंसिटी को मेंटेन कर रही है, इसका मतलब मजबूत भी बना रही है और लंबी भी बना रही है, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखने की बातें हैं। इफेक्ट ऑन बोन में ये दोनों पे काम करता है और दोनों पे काम करके ये इसको बनाती है। आप सिंपल तरीके से समझिए कि ये बोन को बनाती है और ये बोन को मजबूत बनाती है, दोनों में फर्क है, एक मजबूती करती है और एक नई फॉर्मेशन करती है। इसका मतलब बोन का एक तो लंबाई बढ़ा रही है, ठीक है, और एक इसको क्या कर रही है, मोटी कर रही है, इसका मतलब मजबूत कर रही है। तो ये दोनों मिला के बोन को स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो ये इसके हार्मोन्स के जो फंक्शंस है वो आपको देख लीजिए, ये फंक्शंस ऑफ हार्मोन है, ठीक है। एक बार विचार कर लीजिएगा, याद हो गए हैं तो फटाक से इनको अपन क्या करते हैं, ठीक है, फटाक से इस चीज को समझेंगे। अब आप देखिए, अगर यहां से आप कोरिलेट कर पा रहे हैं फॉर्मेशंस ऑफ द जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा था उससे, कि ये क्या बोल रहा था कि जब ग्रोथ हार्मोन कब डिक्रीज होगा, शरीर में जब फैटी एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। तो इट ब्रेक डाउन द फैट एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड सिंथेसिस ऑफ इट ब्रेक डाउन द फैट एंड फॉर्म सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, और ये फैटी एसिड को क्या करता है, बढ़ाता है। अगर ये फैटी एसिड को बढ़ाता है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ाता है, आप सुनिए इस बात को सुनिए, ग्रोथ हार्मोन के रिलीजिंग में भी ये फैक्टर काम आ रहा था कि अगर ग्रोथ हार्मोन के रिलीजिंग में ये फैक्टर काम आ रहा था कि अगर फैटी एसिड बढ़ा हुआ है तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा। लेकिन वही अगर शरीर में फैटी एसिड कम है और अगर उनको बढ़ाना है तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ाएगा, और जैसे ही बढ़ेगा फिर वापस इसके पास नेगेटिव फीडबैक जाएगा, भैया बस बहुत अब कम कर, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है आपको। अब जो है इसका डिजीज पोर्शन, आप एक बार इस कंप्लीट इन फंक्शंस को एक बार रिवाइज करें, और जो मैंने पिछला अभी डिस्कस किया है वो कंप्लीट आप रिवाइज कर लें, और इसके बाद में अपन दोनों डिजीज जो कि ग्रोथ हार्मोन से होगी वो अपन कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, परंतु मैंने आपको बेस ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम को बोला है कि ये सारे ऑर्गन को कंट्रोल करता है, सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, इसलिए आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि सबसे पहले मैंने जो एंडोक्राइन सिस्टम आपको फ्री पढ़ाना स्टार्ट किया है, हमारी एक बैच चल रही है ओरिजिनली, उस बैच में कोई इशू नहीं है, वो ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है, बट मैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पे अवेलेबल करवा रहा हूँ, उसमें आप लोग भले उसको सब्सक्राइब करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो भी अच्छी बात है, बट फिर भी बनता है आप लोगों के लिए फ्री है, क्योंकि जितना आप लोगों के लिए मैं यहाँ से फ्री करता जाऊंगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि कंप्लीट सिलेबस YouTube पे अवेलेबल रहेगा नर्सिंग फील्ड का, ठीक है। क्योंकि सभी अगर पेड कर देंगे तो कोई तो होना चाहिए, क्योंकि लगभग सभी जितनी भी कोचिंग्स चल रही है YouTube पे वो पेड मेंबर 18,000, 20,000, 30,000, अरे एक लिमिट होती है पैसे की। YouTube से अगर आप किसी बच्चे से ले रहे हो तो वो 18,000, 20,000 उसके फैमिली कभी एफर्ट नहीं कर पाए, तो ये YouTube मैं आपको इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक बैच में पहले ही पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके अलावा भी आप लोगों के लिए मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग इसका ध्यान रखें और कम से कम जो देखें, जो नए मेंबर्स होते हैं कम से कम सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अगर ये जितना फैलेगा उतना अच्छी बात है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट बैच में अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट बैच का बात आ गई, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, डिजीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, मतलब ग्रोथ हार्मोन अगर बढ़ेगा तो क्या डिजीज होगी, ग्रोथ हार्मोन घटेगा तो क्या डिजीज होगी। तो ये बातें अपन किस में पढ़ेंगे, अगली क्लास में, और उसके लिए अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।